एसबीआई म्यूचुअल फंड का बैलेंस एडवांटेज फंड के रिव्यू के साथ में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मार्केट ट्रेंड के साथ इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट चेंज होता है और इक्विटी इनफ्लो एक साल के शॉर्ट ड्यूरेशन में किस तरह से आता है और किस तरह का रिटर्न बनता है और अलग अलग एसेट क्लास जैसे डेट, कैश और इक्विटी का रोलिंग एवरेज रिटर्न एक साल में किस तरह का होता है और किस तरह से ये बिहेव करते हैं। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि राइट एसेट क्लास कैसे मिक्स करें और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में ऐसा क्या खास है। और 5 रीजन हम जानेंगे कि आपको इस तरह के बैलेंस एडवांटेज फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूँ इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड है और मार्केट में अभी बहुत सारे नॉइस आपको सुनने को मिल रहा है कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अपना एक स्मॉल कैप फंड लेकर के आ रहा है, तो कोई यूएस बेस्ड फंड लेकर के आ रहा है, तो कोई लार्ज कैप फंड लेकर के आ रहा है, तो कोई फ्लेक्सी कैप फंड लेकर के आ रहा है। ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि आपको क्या करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट एवरी डे एक ऑल टाइम हाई बना रहा है और ये ऑलरेडी 55,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है बीएससी सेंसेक्स। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर आप पीस ऑफ माइंड की तलाश में हैं और आप इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इक्विटी के वोलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो बेहतर यह है कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट और मार्केट ट्रेंड क्या होता है। इसके ऊपर वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर हैं उनका कहना है कि इससे पहले कि आप अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करें, क्यों ना आप कुछ चीजें सही कर लें। और दूसरा एक कोटेशन है मॉर्गन हसल का। मॉर्गन हसल एक किताब है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके राइटर हैं। इनका कहना है कि डूइंग वेल विथ मनी इज नॉट नेसेसरली व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। आप अपने पैसे को लेकर के किस तरह से बिहेव करते हैं वो ज्यादा डिटरमाइन करता है कि आप अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके ऊपर इन्होंने एक पूरी किताब ही लिखी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो हमारे सेंटिमेंट किस तरह से प्रभावित होते हैं। शुरू में जब पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो एक पॉजिटिव आउटलुक लोगों को दिखता है, और जब पॉजिटिव आउटलुक बनता है तो कुछ दिन के बाद से ऑप्टिमिज्म आने लगता है कि अब मार्केट में अच्छे रिटर्न बनने लगे हैं। और जब हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक थ्रिल सा आता है कि अब मार्केट में अच्छा रिटर्न बन रहा है तो आगे भी अच्छे रिटर्न बनेंगे। और उसके बाद से एक्साइटमेंट का लेवल आता है और ओवर कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। और इसके बाद से एक ऐसा फेज आता है जब मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जाता है, यूफोरिया की सिचुएशन क्रिएट होने के बाद से। और उसके बाद से क्या होता है कि हम लोग थोड़े दिन तक तो जो है वो इग्नोर करते हैं कि ठीक है मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगा। फिर उसके बाद से जब कंटिन्यूअसली डाउनफॉल आता है तो फिर उसके बाद से एंजाइटी होने लगती है, फिर डिनाई करने लगते हैं, फिर फियर आता है, फिर उसके बाद से हम पैनिक होकर के सेल करना शुरू कर देते हैं। और वापस से एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर कि डिप्रेशन आ जाता है और हम वहां से किसी भी कीमत पे एग्जिट कर जाना चाहते हैं। ये नॉर्मली हमेशा ही मार्केट इस साइकिल से होकर के गुजरता है और वापस फिर ये साइकिल शुरू होता है। अब इसमें होता क्या है कि हमें जहां पे बाई करना चाहिए और जहां पे सेल करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। बाई हमें करना चाहिए था लोअर मार्केट में और सेल करना चाहिए था हाई मार्केट में, जबकि हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि हम उस ग्राफ में आपको दिखलाए। अब यहाँ पे इस वोलेटिलिटी को कैटर करने के लिए अगर हम हेज फंड का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम हेजिंग करते हैं, तो हम इस चीजों से उबर सकते हैं। यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है कि अगर हम एसेट एलोकेशन को राइट तरीके से मिक्स करें और डाइवर्सिफिकेशन करें अपने एसेट को, इक्विटी, डेट और गोल्ड या फिर फिजिकल एसेट जो भी हो, और टाइम टू टाइम उसको पीरियडिकली हम रीबैलेंसिंग करें, तो हम राइट तरह से रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। बट क्या वाकई में ये कर पाना संभव है? यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा दिखलाया गया है बीएससी एसएनपी 5 बीएससी सेंसेक्स का कि
जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पे पी रेशियो का रेंज लिया गया है कि अगर मार्केट का पी रेशियो 15 से 20 है तो उसको एवरेज वैल्यूएशन कहा जाता है, और जब मार्केट का पी रेशियो 20 से 25 होता है तो उसको एक्सपेंसिव कहा जाता है, और मार्केट का जब पी रेशियो 25 से ऊपर हो जाता है तो ये सुपर एक्सपेंसिव रेंज कहा जाता है। तो यहाँ पे पेक्युलियर बात ये देखने को मिल रही है कि अगर हम थर्ड कॉलम को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट एवरेज रेंज में है तो जो इनफ्लो है वो 4,339 करोड़ का है, और जैसे ही मार्केट एक्सपेंसिव रेंज में जाता है तो और ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि अगर मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे मन में ग्रीड पैदा होता है कि हमको और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब नीचे जाता है तो हमारे मन में फियर पैदा होता है और हम वहां पे सेल कर देते हैं, और इसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं। इसकी वजह से हमारा रिटर्न अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा दिखलाया गया है कि किस तरह से मार्केट में जब नेट सेल्स बढ़ा है तो ओवरऑल जो है वो एक साल का रोलिंग रिटर्न किस तरह से नेगेटिव हुआ है, या ओवरऑल मतलब एक साल का रिटर्न जो है वो पॉजिटिव नहीं हो पाता है। जब जब मार्केट में अच्छा इनफ्लो आया है उसका नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग ईयर है उसमें रिटर्न्स अच्छे नहीं बने हैं। अगर आप हम बात करें 2017 की, तो आप देख सकते हैं कि 2017 में जब रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं तो इनफ्लो भी अच्छा आ रहा था, इक्विटी में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, और हुआ उसका विपरीत कि जब 2018 में मार्केट जो है वो अच्छा रिटर्न नहीं देने लगा तो फिर इनफ्लो भी कम होने लगा, जबकि उसका उल्टा होना चाहिए। तो ये हिस्टोरिकली इस चीज से प्रूफ होता है कि जब भी मार्केट में फ्लो अच्छा आता है तो मार्केट जब अच्छा करता है तो फ्लो अच्छा आता है, जो मार्केट अच्छा नहीं करता है तो फ्लो कम हो जाता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना लोग कम कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज दिखलाया गया है कि डेट, कैश और इक्विटी, ये तीन एसेट क्लास को दिखाया गया है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग ईयर में ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर हम बात करें 2008 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट फंड में 9% का रिटर्न आया है, वहीं पे अगर हम कैश की बात करें तो 8.40 का रिटर्न बना है, और इक्विटी में उस समय में -51%, लगभग आधा हो गया था पैसा। वहीं पे 2009 में डेट फंड का रिटर्न कम हो गया और कैश का रिटर्न 4% रहा, जबकि इक्विटी 77% का रिटर्न दिया। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, अगर हम डेट फंड में ही इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर हम इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हमें ये सारा चीज विटनेस करना पड़ सकता है, हमें ये रिस्क लेना पड़ सकता है कि कभी हमारा एक साल में रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। किसी एक साल में हमारा बहुत ज्यादा रिटर्न बना भी तो दूसरे साल जो है वो नेगेटिव हो सकता है और वाइप आउट हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि इक्विटी लॉन्गर टर्म में 7 आउट ऑफ 13 ईयर्स पॉजिटिव रिटर्न देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम में ये काफी वोलेटाइल होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक साल का रोलिंग रिटर्न में देख सकते हैं कि किसी साल एक साल में -51% है तो दूसरे साल 77% है, वापस किसी साल -23% है तो दूसरे साल 29% है और 32% है। इस तरह से ये हमेशा एक साल के रोलिंग एवरेज में देखने को मिलता है। और अगर हम डेट फंड की बात करें या फिर कैश की बात करें तो रिलेटिवली ये शॉर्ट टर्म टर्म में या फिर पोर्टफोलियो में रिस्क रिटर्न एडजस्टमेंट करने के लिए जो डेट पोर्शन है या फिर जो कैश पोर्शन है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर 3 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो येलो ग्राफ है वो क्रिसिल लिक्विड फंड का है, और जो ब्लू ग्राफ है वो कंपोजिट बॉन्ड फंड का इंडेक्स है, और वहीं पे जो ग्रे है वो निफ्टी 50 का ग्राफ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का ग्राफ कितना वोलेटाइल है और कितना ऊपर नीचे गया है, जबकि आपका क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड का इंडेक्स जो है वो काफी स्टेबल दिख रहा है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए हमारे पोर्टफोलियो में डेट का होना जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम राइट एसेट मिक्स किस तरह से करें। ऑप्शन एक है कि अगर हमको राइट एसेट मिक्स करना है तो हम इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मार्केट को पूरी तरह से समझें जैसा कि फंड मैनेजर समझते हैं, और उसके बाद से हम एक एक स्टॉक्स और इंस्ट्रूमेंट्स को सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद से उनके ऊपर हम क्लोज विजिलेंस रखें, उसको हम अच्छी तरह से वॉच करें कि डेट मार्केट क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट में क्या चेंजेस आ रहा है, और
जैसे उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, एसेट मिक्स को एडजस्ट करें और मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने इसको हमेशा हम रीबैलेंसिंग करें। और बाई सेल और जो स्टॉक्स का और सिक्योरिटीज का है वो हम फंड अकॉर्डिंगली मैंने अपने मार्केट सिचुएशन के अनुसार उसको एडजस्ट करते रहें। और इसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसको भी हम रीबैलेंसिंग करें कि हमारे टैक्स का क्या हिसाब किताब हुआ। तो ये तो एक तरीका हुआ जिसमें कि हमको पूरी प्रोफेशनल फंड मैनेजर बनना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि हम इतना कुछ ना करके फंड मैनेजर को हायर करें और उसे हम पैसा दे दें। वो तरीका है कि अगर हम एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में या इस तरह के किसी भी बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिलैक्स होकर के जी सकते हैं, हमें इतना हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पर आता है एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड। अब ये एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एम क्या है? एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का एम है कि लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना और मार्केट में जो अपवर्ड ट्रेंड है उसको कैप्चर करना और साइड माने एट द सेम टाइम जब डाउन साइड हो तो उसके डाउन साइड के लिमिटाइज करना, मतलब एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना कि आपका फंड जो है वो काफी तेजी से नीचे ना गिर जाए। और इसके लिए डायनामिक एसेट एलोकेशन करना जरूरी होता है। तो इस फंड में जो एसेट एलोकेशन है वो 0 to 100% अक्रॉस द एसेट क्लास, मतलब डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेट्स जा सकता है। और इसमें तीन तरह के मेनली एसेट क्लास यूज किए जाएंगे। पहला चीज होगा फिक्स्ड इनकम जो कि बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। और दूसरा होगा आर्बिट्रेज जो इक्विटी डेरिवेटिव्स होता है। और उसके बाद से होगा लॉन्ग टर्म इक्विटी जो प्योर इक्विटी होता है। और इसमें ट्रू टू लेवल जरूर मेंटेन किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि जो कहा जा रहा है और जो इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है उसमें डिफरेंस हो। ट्रू टू लेवल का मतलब होता है कि जो इसके लेबलिंग में किया गया, मतलब इसके जो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगा, इस तरह के सिक्योरिटीज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज को फॉलो किया जाएगा। ये ट्रू टू लेवल का मतलब है। और बैलेंस एडवांटेज फंड का जो यहाँ पे एसेट मिक्स दिखलाया गया है कि 35% जो है वो फिक्स्ड इनकम में रहेगा और 65% टू 100% लॉन्ग टर्म इक्विटी और आर्बिट्रेज मिला करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो लॉन्ग टर्म इक्विटी में लॉन्ग पोजीशन रखा जाएगा उसी से मिलता जुलता उसके डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्बिट्रेज यूज किया जाएगा, हेजिंग यूज किया जाएगा, हेजिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स यूज किया जाएगा। और यहाँ पे ये सारा जो फंड हाउस का अपना जो स्ट्रेटजी है कि किस तरह से ये लोग फंड को मैनेज करते हैं वो सब चीज दिखलाया गया है। ये मोर और लेस कॉमन होता है स्ट्रेटजी वगैरह सभी फंड्स के लिए। तो इतना डिटेल्स में आपको मैं नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं सीधे आपको बताता हूं कि 5 ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपको एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में या किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला रीजन ये है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है अक्रॉस द एसेट क्लास। इसमें 3 तरह के एसेट क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डेरिवेटिव्स भी है और लॉन्ग टर्म इक्विटी भी है और साथ ही साथ आपको डेट का भी फ्लेवर मिल रहा है। और दूसरा जो रीजन है कि ये सारा काम आप खुद से कर सकते हैं, उसके बजाय आपको एक एक्सपर्ट टीम मिल रहा है फंड मैनेजर्स का जो आपके बिहाफ में ये सारा काम करके दे दे रहे हैं। तीसरा रीजन ये है कि एसेट एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज होता है और इसमें आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर को जैसा समझ में आएगा उसके हिसाब से वो अपने पी रेशियो और जो मार्केट का आउटलुक है उसके हिसाब से एसेट को रीबैलेंसिंग करेंगे। और चौथा जो रीजन है वो ये है कि इसमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि फंड मैनेजर 0 to 100% डेट में जा सकता है या फिर डेट टू इक्विटी 0 to 100% जा सकता है। और इसमें आपको डेरिवेटिव्स का भी फ्लेवर रहता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि आप इस फंड को या इस इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप रेगुलर एक कैश फ्लो ले सकते हैं। ये एक पांचवा रीजन हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो इसमें कैसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे 3 तरह के कैटेगरी दिखलाया गया है कि 3 तरह के ऑडियंस को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला
कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहता है और अपने वोलेटिलिटी को कम करना चाहता है, वैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नए हैं इक्विटी मार्केट के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको कि मतलब जैसा कि आपने इक्विटी का परफॉर्मेंस देखा कि किसी साल में 77% का रिटर्न बना है, तो किसी साल में -51% का रिटर्न बना है। अगर आप इस तरह की वोलेटिलिटी को नहीं लेना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप एंजाइटी को कम करना चाहते हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, तो आपके लिए ये फंड सही है, जहां पर कि आपको इतना ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरे ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि अपना एसेट को डायनेमिक मैनेज करना चाहते हैं, डायनेमिक सॉल्यूशन चाहते हैं कि उनका एसेट मिक्स राइट तरीके से इन्वेस्ट हो, और इसके लिए एक्सपर्ट जो टीम है वो उनके बिहाफ में काम करें। तो ये तीन तरह के लोग हो सकते हैं जो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखलाया गया है कि फंड का स्कीम टाइप क्या है। ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, और इसके फंड मैनेजर हैं गौरव मेहता और दिनेश बालाचंद्रन, जो इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे, और दिनेश आहूजा डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे। इसके अलावा इस फंड के मैनेजमेंट टीम में मोहित जैन रहेंगे, जो फंड मैनेजर हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के। अगर कभी इसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो वो भी किया जा सकता है, इसीलिए इसमें मोहित जैन को शामिल किया गया है। और इसका बेंचमार्क जो है वो क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स टीआरआई है। एग्जिट लोड का ऐसा है कि अगर आप 10% तक का यूनिट अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, और बाकी अगर आप एक साल के भीतर कोई भी विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ सकता है, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का है। उसके बाद से आप ₹1 के मल्टीपल में जितना भी चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे SWP के बारे में बताया गया है। SWP के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको SWP के बारे में बताऊंगा, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि SWP और IDCW जो प्लान है, मतलब डिविडेंड ऑप्शन जो प्लान है, उसमें SWP क्यों प्रेफरेबल है IDCW से, वो मैं बताऊंगा। इसलिए मैं ये इस चीज के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि SBI म्यूचुअल फंड जो है वो दो कंपनीज का पार्टनरशिप वाला कंपनी है। एक है SBI, जो आप जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है अमुंडे। अमुंडी जो है वो एक ग्लोबल फंड मैनेजमेंट कंपनी है। इसका 36% का स्टेक है, और 63% का स्टेक SBI बैंक का है इसमें। और इस तरह से SBI म्यूचुअल फंड्स बना है। यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड्स के कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बताए गए हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड जो है आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 फंड हाउस है। यहाँ पे फंड मैनेजर्स का प्रोफाइल दिया गया है कि गौरव मेहता, दिनेश बालाचंद्रन, दिनेश आहूजा और मोहित जैन का उनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस और उनका प्रोफाइल क्या है। सो दिस इज व्हाट अबाउट SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। साइनिंग ऑफ। और इस तरह का और भी वीडियो पाते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।